शुरू करें। हाँ जी दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? मस्ती मजामा गेम शो, हाँ फर्स्ट क्लास। सरस सरस, ठीक है, वेरी गुड, ओके। सरस अभी क्लास में, सरस की बात में सरस। लड़का नहीं बोला चरस, लड़की बोल रही है चरस चरस। अरे भाई साहब, जेन जी। भाई मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, जरा मेरी बात सुनो, चेक। तीन चीजें मेरे साथ साथ रिपीट करोगे, क्या श्रीधर मेरे? तीन चीजें मेरे साथ साथ एकदम दिल से रिपीट करोगे भैया, थोड़ा दिल से आवाज आने दो। सबसे पहला, आई विल स्टडी विद इंटरेस्ट टू सिक्योर एग्जामिनेशन इन लॉ। आई आल्सो आई विल गिव माय, चलो सर फिर आज का नाउ गोइंग टू रिज्यूम आवर फ्लो, ठीक है? अब के बाद आपका कोई छुट्टी होने वाला नहीं है संडेज के अलावा, और अभी भी आज ही सुबह में कैलकुलेट कर रहा था, हमारे पास एकदम अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ टाइम और अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिलेबस बचा हुआ है, एकदम बैलेंस चल रहा है। इसका रीजन एक होता है कि हम लोगों ने फर्स्ट डे से पढ़ाई शुरू कर दी, तो ऐसा नहीं कि 10 दिन 15 दिन स्लो चल रहा है, धीमे धीमे चल रहा है, लास्ट में प्रेशर आएगा। अपना फर्स्ट डे से अपना थर्ड ईयर लग गया, थर्ड ईयर पे पहुंच जाएंगे अपना आखिरी तक। पर अगर अपने को कोर्स ऐसा रहा आगे चल के कि कोर्स 2-3 दिन पहले खत्म करना है, समय के पहले खत्म करना है, तो उसके लिए अपने को एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेगी संडेज को। पर एनी विच वे तुमको थोड़ी दिन बाद समझ आएगा कि हमारा संडे वैसे भी पूरा यूज हो रहा है क्लासेस में, तो लॉ नहीं होने की वजह से आप लोगों को समझ आएगा कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है, तो उससे हम लॉ ले लेंगे अगर जरूरत पड़े तो। बाकी इरादा मेरा नहीं है, ठीक है? अभी मेरी बात सुनो सर, अभी हमारे पास अपने को खत्म करने के लिए क्या क्या चीजें हैं और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर। सबसे बड़ा अपना अकाउंट्स ऑफ कंपनीज बचा है और ऑडिट एंड ऑडिटर्स बचा है। ये दो चैप्टर मैंने आपको समझाया था कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों का उसके बाद कंपनीज एक्ट में टेक्निकली कोई भी मेजर चैप्टर नहीं बचता है। कंपनीज एक्ट में बचेगा आपका डिपॉजिट और बचेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस एक दिन का कॉन्सेप्ट है और डिपॉजिट 3 से 4 दिन लेता है, पर बहुत आसान है, उसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद एक पहाड़ जो अपना बचता है वो है कंपनीज एक्ट। उसके कंपनीज एक्ट में बचता है क्या? नहीं, कंपनीज एक्ट के सारे चैप्टर हो जाएंगे। उसके बाद अपन आ जाएंगे अदर लॉ में। अदर लॉ में बचता है एक सबसे बड़ा पहाड़, उसका नाम है फेमा सर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आराम से पढ़ेंगे, एकदम इत्मीनान से सारी चीजें लिख के समझ के याद करके रिवाइज करके करेंगे तो अपने को मैक्सिमम 6 दिन लगेगा। कितना? 6 दिन। और उसके अलावा अपना जनरल क्लॉज एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। सर जनरल क्लॉज एक्ट जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है और पूरा थ्योरेटिकल है, तो अपने को लगेगा 2 से 3 दिन, और इंटरप्रिटेशन 2 से 3 दिन। इस तरीके से अपना सिलेबस जाने वाला है। तो आपको मेजर फोकस किस चीज पे करना है? अकाउंट्स, ऑडिट, फेमा। अकाउंट्स, ऑडिट, फेमा, ये 3 चैप्टर यदि आप संभाल लोगे तो आप लोगों का बचा हुआ सारा सिलेबस जो है वो आराम से मैनेज हो जाएगा। और मैं बताने का आपको बता दूं, इनमें से कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। इट इज, आपको दिखेगा सीए इंटर में कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी प्रोविजन डिफिकल्ट नहीं है। इट इज ऑल अबाउट वॉल्यूम्स कि भाई मेरे को इतना समझ में आता है, इकट्ठा करके मैं याद करूं तो कैसे याद होगा। तो उसके लिए सर अपने को आगे चल के क्या लगेगा, मल्टीपल रिविजन लगेंगे। पर अभी के लिए सर अपने को क्या करना है, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। प्लीज अपना नोट्स खोलो, स्क्रिबल नोट्स जो मैंने आज तक आपको पढ़ाया अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में, वो पूरा एकदम मक्खन जैसे क्या करवा देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं। तो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। क्या हुआ, कुछ बोल रहे हो? नहीं हो रहा है लैग, मेरे पास भी सिस्टम में चल रहा है, लैग नहीं हो रहा है। आपके लेवल पे इंटरनेट इशू होगा। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। सॉरी सुन, एक चाय मोबाइल ज्यादा रख रुक सुनो सर, सुनो लेक्चर 9.3 प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। अपन ने अभी तक सिर्फ 4 सेक्शन किया, 128, 129, 130 और एक इंटरनल ऑडिट जिसके बारे में आपको पता नहीं, सेक्शन 138। सर ये 4 सेक्शन ध्यान से सुनना मेरी बात, आराम से पूरा डिटेल में रिवाइज करवाऊंगा। और इसके साथ साथ अपन ने 3 डेफिनेशन भी किए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेफिनेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बुक्स एंड पेपर का। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स एंड पेपर। पहले इजी वाले डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं सर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेफिनेशन क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज अ रिकॉर्ड व्हिच इज अ रिकॉर्ड्स व्हिच इन और रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग पहला आपका मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, असेट्स एंड लायबिलिटीज, सेल्स एंड परचेजेस और आइटम्स ऑफ कॉस्ट। आइटम्स ऑफ कॉस्ट अंडर सेक्शन 148, ये चारों को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है वो अपने को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अपना बुक्स एंड पेपर, और बुक्स और पेपर क्या होता है? वॉर्म डीवीडी, डब्ल्यू राइटिंग्स, अकाउंट्स, आर रजिस्टर्स, एम मिनट्स ऑफ अ मीटिंग, डी डीड्स, बी वाउचर्स, डी डॉक्यूमेंट्स। ये सारी चीजें क्या होती है? आपकी वॉर्म डीवीडी जो है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स एंड पेपर या बुक्स और होता है। उसके बाद सर सेक्शन 128 क्या कहते हैं? 128 क्या कहता है? 128 टॉक्स अबाउट बुक्स। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरे को बताओ सबसे पहले। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, accrual basis। दूसरा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज टू बी एज पर डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री के डबल एंट्री, डबल एंट्री। बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस एट द ऑफिस इंक्लूडिंग द ब्रांच ऑफिस। और कहां पे रखोगे सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को? आप रखोगे रजिस्टर्ड ऑफिस में और एनी अदर प्लेस इन इंडिया विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ बोर्ड बाय वे ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। और फिर किसको बताओगे? आरओसी को। कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर आरओसी को बताना पड़ेगा इन द फॉर्म AOC 5। AOC 5 में आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद राजा आ जाओ, ये तो हो गया आपका रजिस्टर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। अब मेरे को बताओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो आप रखोगे कहां पे? रजिस्टर्ड ऑफिस या एनी अदर प्लेस इन इंडिया। पर अगर ब्रांच ऑफिस की बात करें तो ब्रांच ऑफिस जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने ही लोकेशन पे मेंटेन कर सकते हैं, अपने ही जगह पे रख सकते हैं। शर्त यह है कि उनको हेड ऑफिस को PSR भेजना पड़ेगा। क्या भेजना पड़ेगा? PSR। व्हाट इज PSR? पीरियोडिकल समराइज रिटर्न भेजना पड़ेगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। ये पीरियोडिकल समराइज रिटर्न जो है वो किसके पास आएगा? हमारे ब्रांच हेड ऑफिस के पास। और तब जाके मान लिया जाएगा कि ब्रांच ने कंप्लायंस कर लिया है। सर तीसरा, क्या इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख सकते हो? हाँ सर। क्या शॉर्टकट था?
whole financial statement, ROC. Sir, A, it should be accessible at all the time. B, you will take backup on a daily basis. O, ओरिजिनल फॉर्मेट में रखोगे अनऑल्टर्ड, वो चाहे खुद का हो या ब्रांच का हो. L, it shall be in legible form. D, disposed only when permitted by law. F, फीचर्स में 3 फीचर्स आएंगे. पहला, ऑडिट ट्रेल केपेबल ऑफ मेंटेनिंग ऑडिट ट्रेल. ऑडिट ट्रेल कैन नॉट बी डिसेबल्ड एंड एडिट लॉग हैज टू बी मेंटेन. उसके बाद एस. सर एफ हो गया आपका फीचर्स, एस हो गया सिस्टम. सिस्टम में 4 चीजें थी. सिस्टम फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल, डिस्प्ले, प्रिंट आउट. स्टोरेज, रिट्रीवल, डिस्प्ले, प्रिंट आउट. और उसके बाद आरओसी का क्या पॉइंट है कि आप आरओसी को सर्विस प्रोवाइडर का नाम, लोकेशन, आईपी एड्रेस और अगर क्लाउड में डेटा मेंटेन हो रहा है तो उसका एड्रेस, ये सारी चीजें आप आरओसी को दे दोगे. सर ये होने के बाद मैंने बोला इंस्पेक्शन कर सकते हो क्या? हाँ सर. कौन इंस्पेक्शन करेगा? शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स करेंगे. अगर इंडिया में है तो जहां रखा है वहां पे बिजनेस आवर्स में चले जाओ, जाके देख ले. पर अगर इंडिया के बाहर है तो तू रिक्वेस्ट कर, वो लोग तेरे को भेजेंगे और तू उसके बाद क्या कर सकता है, उसको तू रिव्यू कर सकता है. सर उसके बाद मैंने क्या बोला, आपका कितने साल तक मेंटेन करोगे पीरियड? आप पिछले 8 फाइनेंशियल ईयर का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे. पर यदि आपका इन्वेस्टिगेशन हुआ है और सीजी ने लॉन्गर पीरियड बोला है तो आप उसको लॉन्गर पीरियड के लिए रिटेन करोगे. और उसके बाद लास्ट में पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन है सर? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, सीएफओ और एनी अदर पर्सन चार्ज बाय द बोर्ड. इन्वेस्टिगेशन हुआ है और सीजी ने, और जाके देख ले. पर अगर इंडिया के बाहर में सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, कौन सी चीजों का कंप्लायंस करोगे? Sir, financial statement has to be in compliance with the accounting standard and schedule 3. It has to give a T and F view, ट्रू एंड फेयर व्यू. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको 4 कंपनीज को नहीं बनाना पड़ेगा हमारे हिसाब से. इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर कंपनी अंडर एनी स्पेशल एक्ट. पर सर अगर एक कंपनी है जिसकी एक सब्सिडरी, एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी है या एक या एक से ज्यादा एसोसिएट है तो उनको बनाना पड़ेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड शेड्यूल 3. पर अगर कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है तो फिर आप सीएफएस को सिर्फ शेड्यूल 3 के हिसाब से आप बना लेना, आपका काम हो जाएगा. उसके बाद सर मेरे को एक बात बताओ, एओसी 1 क्या था? हर कंपनी को अपने सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर का एक सैलिएंट फीचर्स देना होता था उनके फाइनेंशियल्स का. किसके साथ? सीएफएस के साथ देना होता था. ये जो सैलिएंट फीचर्स होता है ये आता है इन द फॉर्म एओसी. सुन रहे हो ना? ये एओसी 1 में आता है. और एओसी 1 में आने के बाद मेरी बात ध्यान से सुनना राजा, ये एओसी 1 में आता है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन. एओसी 1 में आपका क्या आ गया? ये सैलिएंट फीचर्स आ गए. उसके बाद आपको हमने बोला था एक्सेप्शन. कौन सी कंपनीज को सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है? 3 कंडीशन है. मेरे को तीसरा वाला बताओ दमे तो. तीसरा वाला, दूसरा वाला बताओ. दूसरा वाला सर, पहला वाला क्या? अच्छा पहला लाइन से जाते हैं. पहला वाला क्या है? यू आर अ होली ओन्ड और पार्टली ओन्ड सब्सिडरी एंड यू हैव रेज्ड रिक्वेस्टेड फॉर कंसेंट ऑफ द मेंबर्स एंड देयर इज नो ऑब्जेक्शन. नंबर 2, you are not listed nor in the process of listing. तीसरा, you are the ultimate parent company prepares consolidated financial statement in days and files the same with ROC. अगर ये 3 कंडीशन मीट हो जाते हैं तो आपको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है. उसके बाद सर अपन ने क्या पढ़ा कि आपको अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कोई भी अगर डिविएशन होता है तो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना पड़ता है. पहला क्या डिविएशन हुआ, दूसरा रीजंस फॉर डिविएशन और तीसरा इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ डिविएशन कि हमारे डिविएशन का फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होगा. सर उसके बाद मेरे को बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल है एफएस और सीएफएस के लिए? सर वही 4 लोग, एमडी, डब्ल्यूटीडी इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, सीएफओ, एनी अदर पर्सन चार्ज बाय द बोर्ड और इन द एब्सेंस thereof ऑल द डायरेक्टर शेल बी रिस्पॉन्सिबल. पर सर किस चीज के लिए? जेल अप टू 1 ईयर और फाइन 50,000 to 5 लाख रुपीज और बोथ. समझे क्या सर? हाँ सर. ये क्या हो गया? ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. और कोई पॉइंट था इसमें? एनी अदर पॉइंट? चेक कर लो. लक्ष्य कह रहे हैं सर व्हाट इज एडिट लॉग, व्हाट इज ऑडिट ट्रेल. अपन ने लक्ष्य पिछले वाले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में देखा था, पढ़ा था, वो डिस्कस किया था. एक बार आप उत्तर से पोर्शन देख लो, आपको समझ आ जाएगा. अब मेरी बात सुनो, क्या कह रहे थे? हो गया 129 खत्म. चलो सर.
सर एक सेक्शन बढ़ाता हूँ, सुनो नया सेक्शन 129A, फिर आएंगे 130 पे। सर मेरा आपसे सवाल है, कुछ आराम से सुनना प्लीज़ मेरी बात। आज मैं ज़ोर से चिल्लाऊंगा नहीं, लेकिन तुम लोगों को अटेंशन देना पड़ेगा। मेरा गला पूरा बैठा हुआ है, पर आप लोगों को इतनी जो आवाज़ आ रही है ना ज़ोर से क्लास में, उतनी मेरी निकल भी नहीं रही है। तुम लोग यहाँ खड़े होकर सुनोगे तो तुमको मेरी आवाज़ तुमको सुनाई दे रही है, ओरिजिनल आवाज़? हाँ, तुमको आवाज़ सुनाई दे रही है? ठीक है। देखो नहीं दिया ना परम? दिया, सबको दिया, सबको। तुमको दिया आवाज़ सुनाई? तुमको सुनाई दे दिया? हटा बे माइक, कैसे पढ़ाएंगे? हाँ कल यही हुआ, कल मैं मैराथन में ऐसे ही जोश जोश में आ गया, तो मतलब माइक हटा करके आवाज़ गूंज रही थी ऑडिटोरियम में, तो मैंने बोला चलो पढ़ा लेते हैं फ्लो में 2 घंटे, फिर उसके बाद बैंड बज गए। सुनो सर मेरी बात सुनो सर प्लीज़, 129A सुनना मेरे साथ। दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, आपको ऑडिट का प्रोविजन पता है? ऑडिट क्या होता है? कि ऑडिट ये होता है कि बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया तो उसका ऑडिट होकर के ऑडिट रिपोर्ट देगा। सर ऑडिट जो होता है, जैसे कि मान लो ये फाइनेंशियल ईयर है 24-25, क्या ये फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो इसका क्या होगा? पूरा का पूरा ऑडिट होगा। पर क्या आप लोगों ने कभी भी भूले भटके कभी भी सुना है कि क्वार्टरली भी कुछ काम होता है ऑडिटर को? क्या काम होता है सर? क्या काम होता है? जब आप देखना, अगर जब आपका 1 अप्रैल से, जैसे अभी फिलहाल आप देख लो, अभी चल रहा है अप्रैल 2024, अप्रैल 2024 में मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी ऑडिट हो, जितने भी लोग होंगे जो ऑडिटर्स होंगे, वो पूरे साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या करने वाले होंगे? ऑडिट करके उनको मोस्टली मई 15 तक उनको, या मई एंड तक उनको बना करके देना पड़ेगा। पर सर क्वार्टरली क्या काम होता है? व्हाट इज क्वार्टरली थिंग? व्हाट हैपेंस क्वार्टरली? फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून का क्वार्टर है, क्या इस समय का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है? सबसे पहली चीज सर, आज के ज़माने में कंपनीज एक्ट तो ऐसा कुछ भी नहीं बोलता, पर एक और राजा है जो है सेबी। क्या कहता है सेबी? सेबी कहता है एवरी लिस्टेड कंपनी शैल प्रिपेयर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सर ये क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या आपको लगता है इसका ऑडिट होता होगा? क्या लगता है ऑडिट होता हो? सर मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना, ये शेयर होल्डर्स के सामने रखा जाता है, मतलब उनको भेजा जाता है। तो मेरे को बताओ, अब इसका ऑडिट होता होगा? सर देखो, ऑडिट का मतलब क्या होता है ना, ऑडिट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ऑडिट इज अ वेरी एक्सटेंसिव प्रोसेस। एक्सटेंसिव मतलब ऑडिट में बहुत काम होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर अपने डेटर्स चेक कर रहे हो, डेटर्स मतलब क्या? जिनसे पैसे लेने हैं। अगर एक ऑडिटर एक कंपनी का डेटर्स चेक कर रहे हैं, तो मेरे को सोच के बताओ कैसे चेक करेगा? अगर एक कंपनी है, उसने लिखा मेरे को राम से 1 करोड़, श्याम से 2 करोड़ और अजय से 3 करोड़ लेना है, राम श्याम अजय, मेरे को बताओ ये मैं चेक कैसे करूंगा ये सच है कि नहीं है? किससे? बुक्स ऑफ अकाउंट से। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कि सेल किया क्या? अगर तुम सोचो, अगर राम श्याम और अजय मेरे को झूठा दिखाना होता तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो एडजस्टमेंट करके रखता ना। और क्या करूंगा मैं? और क्या तरीका हो सकता है? इनवॉइसेस बना के रखूंगा मैं। रामलिंगम राजू का जब सत्यम का स्कैम हुआ था, तो सत्यम के स्कैम में रामलिंगम राजू खुद बैठ के अपने कंप्यूटर में इनवॉइसेस बनाए, स्टाफ भी नहीं रखा, खुद बैठ के इनवॉइसेस बनाया ताकि वो सेल बढ़ा सके। तो इनवॉइसेस भी मैं बना दूंगा। अगर मेरे को सर, जब आप ऑडिट करते हो ना, तो आप ना एक बीवी शक के नज़र से जाते हो। कौन से नज़र से? शक के नज़र से जाते हो कि भैया मेरे को ना, मुझे शक है कि यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है। तो भैया अगर आप शक के नज़र से जा रहे हो तो मेरी बात ध्यान से सुनना। सर मैं अगर ऑडिटर राम श्याम अजय, मैं देख रहा हूँ तेरी कंपनी में इन तीनों से पैसा आना है, मैं इसको वेरीफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है राम श्याम अजय से पूछ ले। मैं राम को लेटर भेजूंगा, मैं बोलूंगा भाई बता तेरे को कंपनी को 1 करोड़ देना है क्या? जब राम हाँ बोल दिया तो बात खत्म हो गई ना। फिर फेक क्या, झूठ क्या, सच क्या, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी। तो भैया यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपका ऑडिट इज एन एक्सटेंसिव प्रोसेस, जहाँ पे तुम डेटर्स को लेटर भेज रहे हो, क्रेडिटर्स को लेटर भेज रहे हो, बैंक को लेटर भेज रहे हो और बहुत सारी चीज़ें और करते हो आप। सर हर क्वार्टर ऑडिट नहीं करवा सकते, ऑडिट करवाने में बहुत टाइम लगता है। तो हमने एक नया वर्ड फ्रेम किया जिसको हम कहते हैं लिमिटेड रिव्यू। क्या कहते हैं? लिमिटेड रिव्यू। व्हाट इज लिमिटेड रिव्यू? सर लिमिटेड रिव्यू मतलब तुम क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम घुस घुस के मत चेक करो, पर ऊपर ऊपर से चेक कर लो। ऊपर ऊपर से कैसे चेक करूंगा सर? फॉर एग्जांपल समझो ये मेरा क्वार्टर 1 था और ये मेरा क्वार्टर 2 था। बात करते हैं फॉर एग्जांपल रेंट अग्रीमेंट के बारे में। किसके बारे में? रेंट के बारे में। अगर मेरा ये क्वार्टर जो कितने का था, 3 मंथ्स का था,
इसका रेंट फर्ज करो 30,000 रुपीज था टोटल, तो मेरे को बताओ नेक्स्ट क्वार्टर में रेंट आइडली कितना होना चाहिए? सर जनरली रेंट इज अ स्टेबल इनकम, स्टेबल एक्सपेंस, हर महीने का फिक्स होता है, 1-2 साल तक चेंज नहीं होता है, तो आइडली यहाँ पे भी कितना दिखना चाहिए? 30,000। पर अगर मान लो मैंने पिछले क्वार्टर का और इस क्वार्टर का कंपेयर किया और मेरे को रेंट दिखा 75,000, तो यहाँ पे 3 चीजें हो सकती है सर। या तो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का रेंट बढ़ गया, थोड़ा अनयूजुअल लग रहा है, इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। दूसरा, तूने कोई एडिशनल प्रॉपर्टी ले ली रेंट पे। या तीसरा, तुझसे कोई एरर हो गया, रेंट के खर्चे में तूने कोई और खर्चा दिखा दिया या कुछ कर दिया। सर देखो, पहला या दूसरा केस है तो भी ठीक है, पर तीसरा केस है तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वार्टर को पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर रहा हूं और थोड़ा एनालिसिस करके, थोड़ा एनालिटिकल माइंड यूज करके मैं उसको क्या कर रहा हूं, लिमिटेड रिव्यू, जिसको प्यार से कहते हैं एलआर, जिसको प्यार से कहते हैं एलआर। सर आप जब भी ऑडिट करने जाओगे ना, अगर आपके हाथ में लिस्टेड कंपनी लगा तो आप एवरी क्वार्टर आप ऑडिट नहीं करते, लिमिटेड रिव्यू करते हो, पर लास्ट क्वार्टर जब पूरा साल खत्म हो जाता है आप बैठ के पूरा का पूरा ऑडिट करते हो। सर ये फर्क समझ में आया? पर सर ये अच्छा, अब मेरे को बताओ एलआर कैसे होता है? क्वार्टरली होता है। कैसे होता है? क्वार्टरली होता है। और क्वार्टरली कब होता है सर? जैसे कि मान लो क्वार्टर 1 खत्म हो गया, जैसे कि क्वार्टर 1 खत्म हो गया 1 जून से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, तो उसके एक फिक्स्ड समय के अंदर, फिक्स्ड समय मतलब सर आप फर्ज कर लो कि 30 डेज, कितने दिन? 30 डेज। 30 डेज के अंदर तुमको एलआर करना है और एलआर करके आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज करना है। कितना दिन सर? 30 डेज। फॉर एग्जाम्पल सर आप ये सब समझे क्या? ये हमारा 129A जो है वो इन सबसे लेना देना कुछ भी नहीं रखता है, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों सर? अभी तक मैं आपको बता रहा था ये सारा प्रोविजन लिस्टेड कंपनी को अप्लाई होता है। कौन करवा रहा है? सेबी। कौन करवा रहा है? सेबी। पर सर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सारे लिस्टेड कंपनी इंपॉर्टेंट है, बहुत तो अनलिस्टेड कंपनी भी इंपॉर्टेंट है ना। क्या अनलिस्टेड के बारे में सेबी बात करेगा? नहीं। किसको बात करना पड़ेगा? हमको। तो सर हमने बोला सेक्शन 129 के बाद हमने एक सेक्शन ऐड किया 129A, जहां पे हमने बोला जितने भी अनलिस्टेड कंपनीज है, जितने भी अनलिस्टेड कंपनीज है, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? उन लोगों को अपना एक पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट बनाना पड़ेगा। सर क्या? पीरियोडिकल। कितना पीरियड सर? हमने वो पीरियड नहीं बताया, पर हमको पता है वो क्वार्टरली होगा। वो क्या होगा? क्वार्टरली होगा। और उनको क्या करवाना पड़ेगा? उसका एलआर करवाना पड़ेगा या ऑडिट, जैसा हम बोले, या तो एलआर या ऑडिट, जो भी हम बोले। अगर हम अनलिस्टेड कंपनी के लिए एलआर मतलब सर लिमिटेड रिव्यू या ऑडिट, अगर हमने कह दिया ऑडिट करवाना है तो ऑडिट करवाना, वरना लिमिटेड रिव्यू करवाना, और उसके बाद उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आरओसी के पास फाइल करना विद इन 30 डेज। अनलिस्टेड कंपनी को पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाने पड़ेंगे और एलआर या ऑडिट करवा के आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा। सर ये जो प्रोविजन है ना, ये प्रोविजन हमने हल्का सा बना के रख दिया है। हमने बोला कौन सी अनलिस्टेड कंपनीज? सच कंपनीज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, सच कंपनीज एज में बी प्रिस्क्राइब। और हमने अभी तक किसी का नाम प्रिस्क्राइब किया नहीं है, हमने किया नहीं, हमने बस प्रोविजन बना के रख दिया है कि अनलिस्टेड कंपनी देख ले, तेरे पे कभी भी ये प्रोविजन लग सकता है, तेरे लिए कोई प्रिस्क्राइब अभी तक किया नहीं है। पर आप ये समझ रहे हो ये प्रोविजन क्यों बना? सर ये फोमो है, फोमो, कि यार लिस्टेड कंपनी का तो ऐसा हो रहा है हमारा, हाँ ठीक है हम बना के रख लेते हैं, जब लगेगा अपन क्या कर लेंगे, एलआर शुरू करवा लेंगे अनलिस्टेड कंपनी का। अरे तुम मेरी बात समझ रहे हो क्या? खत्म सेक्शन। हाँ आ जाओ सर 129A पे आओ, पढ़ो जरा। 3 एरो में तो खत्म हो गया सेक्शन। क्या लिखा है सर? सीजी में रिक्वायर अनलिस्टेड कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड to prepare financial results on such periodical basis and in prescribed form। periodical basis मतलब हम बताएंगे कितने पीरियड का, हम शायद 6 मंथली बोल दें, हम क्वार्टरली बोल दें, हम वीकली बोल दें, पर हमको पता है क्या बोलेंगे लोग, क्वार्टरली बोलेंगे। टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ बोर्ड, पहले बोर्ड का अप्रूवल ले लो, एंड कंप्लीट ऑडिट और एलआर। क्या करोगे? ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू ऑफ सच रिजल्ट्स इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। और तीसरा, फाइल अ कॉपी विद आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ रेलिवेंट पीरियड। जब आपका क्वार्टर खत्म होगा उसके 30 दिन के अंदर आप आरओसी के पास फाइल कर देना। सर ये पूरा कॉपी पेस्ट प्रोविजन है,
लिस्टेड कंपनी का, हमने अनलिस्टेड कंपनी के लिए बना देंगे ऐसा बोला है, अभी तक बनाया नहीं है। क्या फॉर्म है वो प्रिस्क्राइब नहीं है, बस ये पता है ऑडिट हो सकता है या लिमिटेड रिव्यू हो सकता है और उसके बाद आरओसी के पास फाइलिंग होगा। अरे समझे क्या? यस सर। खत्म। आ जाओ अगले सेक्शन में। सर अब आप लोगों का दो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 130 और 131। पर दोनों साथ साथ में चलता है। 130 हो गया, मैं पूरा रिवाइज करवाऊंगा, फिर 131 बाद में पूरा पढ़ाऊंगा और उसके बाद दोनों को साथ साथ में लेके चलेंगे। सर मेरे को बताओगे सेक्शन 130 क्या है? रिवीजन। काय का रिवीजन? रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स एंड कास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर मेरे को बताओ रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ये वाले सेक्शन में कौन कर रहे हैं? बोर्ड? बाहर के लोग में कौन आते हैं सर? इधर आ जाओ, नोट्स में आ जाओ सर, पहले नोट्स में आ जाओ, फिर उसके बाद स्क्रिबल में मेरे साथ लिखना। एक बार नोट्स से वर्ड बाय वर्ड अच्छे से पढ़ लो ताकि हम थोड़े से और वर्ड्स को अब्सॉर्ब कर सके। इधर आओ राजा, 1 2 3 पॉइंट का सेक्शन है, ठीक है। पहला, अ कंपनी शैल नॉट रीओपन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नॉट रीकास्ट अनलेस, मतलब अ कंपनी शैल रीओपन एंड शैल रीकास्ट इफ। मैंने नॉट हटा करके मैंने पॉजिटिव स्टेटमेंट कर दिया कि कंपनी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोलेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीकास्ट करेगा अगर क्या होगा, अगर एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट और ट्राइब्यूनल, आई वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन टू द वर्ड कोर्ट और ट्राइब्यूनल, सिर्फ ट्राइब्यूनल नहीं, या तो कोर्ट या तो ट्राइब्यूनल, इन दिस रिगार्ड इज मेड बाय सीजी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी, other any other body concerned or other statutory body. S, SEBI, C, concerned person, any other person concerned or any other statutory body. ये लोग किसके पास जा रहे हैं? कोर्ट या ट्राइब्यूनल के पास। और फिर उसके बाद an order is made by the court or tribunal that, पहला, the relevant earlier accounts were prepared in a fraudulent manner। क्या मतलब सर? सर द रेलेवेंट अर्लियर अकाउंट्स, मतलब आप जाके बोल रहे हो फाइनेंशियल ईयर 16-17 का मेरे को बुक्स चेंज करना है, तो कोर्ट को लग रहा है उस साल का बुक्स जो है वो फ्रॉडलेंट मैनर में बना था। और द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के अफेयर्स सर, आप तो बोल रहे आर्टिफिशियल पर्सन है, फिर कैसे सर? उसके पास कहां से आया दिल? अफेयर पहले दिल लगाना पड़ता है, ठीक है सर। क्या कहा मैंने अफेयर्स में? ओहो तुम जेनजी। सो द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर मिसमैनेजमेंट कास्टिंग अ डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कास्टिंग अ डाउट ऑन द रिलायबिलिटी मतलब क्या सर? कास्टिंग अ डाउट मतलब क्या? कास्टिंग अ डाउट मतलब मैनेजमेंट ही ऐसा है कि मेरे को शक हो रहा है ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा कर ही नहीं सकता, मैनेजमेंट को देखते हुए मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाय कर ही नहीं सकता। तो लिखा है द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर मिसमैनेज्ड कास्टिंग अ डाउट ऑन द रिलायबिलिटी। तुमको स्क्रिबल देखो सर, स्क्रिबल वाज 2 words, फ्रॉड, मिसमैनेजमेंट, गुड इनफ टू रिकलेक्ट द प्रोविजन। फेयर नोट्स विल हेल्प यू फ्रेम अ लाइटर लैंग्वेज, कि भैया ये चीज को मैं सिंपल लैंग्वेज में कैसे लिखूं? फेयर नोट्स। तो आप लोगों को ये समझना है, यदि आप लोगों ने अपने समरी नोट्स को देखते देखते फेयर नोट्स को और स्ट्रांग बना लिया, कुछ एक आध पॉइंट मुझसे छूट भी गए वो भी लिख लिया, तो आपको समरी नोट्स खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट फॉर कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो सर मैंने क्या कहा, आपका या तो फ्रॉडलेंट तरीके से बना है या फिर मिसमैनेजमेंट हुआ है, तो उस केस में क्या होगा? तो आगे लिखा है प्रोवाइडेड दैट the court or tribunal shall give a notice to CG, income tax authority, SEBI, etc. and consider the representation if any before passing the order। सर जिससे एप्लीकेशन आया उसको छोड़ के बाकी लोगों को क्या दिया जाएगा? रिप्रेजेंटेशन मंगवाया जाएगा और उसके बाद वो अपना ऑर्डर पास करेगा। फिर सर एक बार जो अकाउंट रिवाइज और रिकास्ट हो गया, इट शैल बी फाइनल एंड नो ऑर्डर शैल बी मेड फॉर रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू 8 years। और अगर सीजी ने डायरेक्ट किया है लॉन्गर पीरियड के लिए, तो आप लॉन्गर पीरियड का बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीओपन कर सकते हो। अरे समझे क्या समझे? इतना सा प्रोविजन है ये, देखो कैसा लिखना आना चाहिए। स्क्रिबल में एक बार फिर से लिख लो, अच्छे से लिख लो, प्यार से लिख लो, तुमको अच्छे से आने चाहिए कीवर्ड्स। क्या लिखा है? एक तरफ है सिस्को, वो किसके पास गया? कोर्ट और ट्राइब्यूनल। एप्लीकेशन दिया, कोर्ट और ट्राइब्यूनल को क्या लगा?
फ्रॉडलेंट तरीके से मैनेज किए हो या मिसमैनेज किए हो, और उसने क्या मंगवा लिया, रिप्रेजेंटेशन मंगवा लिया, किनसे, बचे हुए लोगों से, रिप्रेजेंटेशन मंगवा लिया बचे हुए लोगों से, तो उसके बाद वो ऑर्डर देगा कि हाँ भैया ठीक है, तू रीओपन कर ले और तू रिकास्ट कर ले, तू रीओपन कर ले और तू रिकास्ट कर ले, तू रीओपन कर ले और तू रिकास्ट कर ले। पर एक बार किसी साल का रीओपनिंग और रिकास्टिंग हो गया ना, इट शैल बी फाइनल। और आप पिछले 8 साल का बस रीओपनिंग रिकास्टिंग कर सकते हो, और अगर इन्वेस्टिगेशन और अगर सीजी ने कहा तो लॉन्गर पीरियड का भी कर सकते हो। बस इतना सा याद आना चाहिए। हैंडराइटिंग अच्छा लिखो, थोड़ा और अच्छा। गुड। फेयर नोट्स लिख रहे हो क्या? फिर सिस्को इज फाइन, इट्स द टाइम टू सिस्को। दिल है मेरा। कल मैं हैदराबाद गया था, बीच में 3 गाने मैंने लगाए, मतलब मैंने ये ऐसे गाने उठाए, तो वो लोगों को ऐसा हिंदी का लिरिक्स इतना ज़्यादा जमता नहीं है, तो मैं उनको, मेरे को बीच में झिंगाट याद आ रहा है, मतलब भाई ये तो मार देंगे, मेरे को भगा देंगे यहाँ से। तो फिर मेरे को समझ हिंदी समझ आते हैं 6 घंटे के सेशन के बाद। वन स्टूडेंट, सर आई नो अंडरस्टैंड हिंदी। मैं बोला भाई इंग्लिश ओके, तो 6 घंटे से कर क्या रहा था? बोले सर बस अच्छा लग रहा है। एग्जाम कब है? तो कहते सर नवंबर में एग्जाम है। तो मैं बोला भाई फालतू की सीट खा गया तो बैठा हुआ 6 घंटा बैठा हुआ है ना, ऐसा नहीं, मेरे को समझ आ रहा है, बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा है, जोक्स पे हंस नहीं रहा है, उसी से बैठे हुए। मेरे को लगता है घर से अच्छा गर्मी है ना, शायद एसी आ गया होगा, हॉस्टल का बंदा होगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं उस समय, पर कुछ और पढ़ भी नहीं रहा था, बड़ी प्रॉब्लम है भाई। सुनो, वहाँ पे फिर मैं उसके बाद इंग्लिश पढ़ाना, वहाँ पे ऐसा नहीं, दूध का दूध, पानी का पानी, मिल्क वाटर। सुनो सर, सेक्शन नंबर 131 मेरी बात ध्यान से सुनना। सर 131 किसके बारे में बात करते हैं? आपको थोड़ा सा 131 जो है वो देखा सुना लगेगा। वॉल्यूंटरी रिविजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट। वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट। सर अगर आप देखोगे इन टोटल हम 3 डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। पहला हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उससे क्या बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एक अलग से एक रिपोर्ट बनता है जिसको हम कहते हैं बोर्ड रिपोर्ट। सर ये बोर्ड रिपोर्ट क्या है? मैंने तुमको पहले भी इसके बारे में जिक्र किया है कि बोर्ड रिपोर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। बोर्ड रिपोर्ट बताता है कि हमारी कंपनी को लेकर के विजन क्या है, हमारी कंपनी को हम आगे कहां लेके जाना चाहते हैं, हमारा विजन क्या है, तो वो बोर्ड रिपोर्ट से हमको पता चलता है। अब सर जब आपने सेक्शन नंबर 130 पढ़ा था इसके पहले, तो बात हुई थी कि इसको रीओपन करेंगे और इसको रिकास्ट करेंगे, और ये कौन कर रहा है सर? बाहर वाले आके बजा के चले गए, मतलब रिवाइज करके चले गए। बाहर वाले आए, बाहर वाले से बात की, बजा के चले गए। पर अब अगर मेरे को खुद को यानी कि कंपनी को लगा कि भैया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरा बनना चाहिए था वो सेक्शन 129 के हिसाब से नहीं है, या जो बोर्ड रिपोर्ट मेरा बनना चाहिए था वो सेक्शन 134 के हिसाब से नहीं है, लिखो इसको, लिखो जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखो। क्या कहा मैंने? अगर मेरा बोल के लिखो, अगर मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट 129 के हिसाब से नहीं है या मेरा बोर्ड रिपोर्ट 134 के हिसाब से नहीं है, ये बाहर वाले को नहीं पता चला, मेरे को खुद से पता चला कि यार मेरा गलती हो रखा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं वॉलंटरीली रिवाइज करूंगा विद द अप्रूवल ऑफ ट्राइब्यूनल। मैं वॉलंटरीली रिवाइज करूंगा विद द अप्रूवल ऑफ ट्राइब्यूनल। क्या होगा सर इस केस में? मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर ये दोनों, सर यहां पे ना ये सेक्शन जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कोई लेना देना नहीं है। यहां पे मेरे को लग रहा है मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, मेरे को ही लग रहा है मेरा बोर्ड रिपोर्ट जो है वो गलत है, तो मैं क्या करूंगा सर? मैं सबसे पहले जाऊंगा ट्राइब्यूनल के पास और ट्राइब्यूनल के बोलूंगा ट्राइब्यूनल सुनो, मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या जो बोर्ड रिपोर्ट है मेरे हिसाब से गलत है और मेरे को क्या करवाना है? उसको रिवाइज करना है। तो सर मेरी बात सुनना, कितने साल तक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड, ये इतना तो तुमको आ ही गया यार, कितने साल तक का रिवाइज कर सकता हूं? एग्जैक्टली कितने साल का? एग्जैक्टली 8 साल। नोट से, हाँ क्या? अच्छा तुम बोल रहे थे 8 बोले -5 तुम बोल रहे थे। और कुछ? हाँ सर सुनो मेरी बात, कितने साल तक का? 3 साल तक का। सुन भाई मेरे, ओए भाई मेरे सुन, 3 साल तक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम क्या कर सकते हो? रिवाइज कर सकते हो। वो सर सेक्शन का नाम क्या है? वॉल्यूंटरी रिविजन। पर ये वॉल्यूंटरी नहीं है,
तू तेरी मर्जी तेरी है, पर अप्रूवल किससे लगेगा? अप्रूवल तेरे को ट्राइब्यूनल से लगेगा। सर यहाँ पे कोर्ट लिखा हुआ दिख रहा है क्या तुमको? यहाँ पे कोर्ट लिखा हुआ नहीं है, उसको लिख करके काटो। ठीक है, अब सर क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर जिस दिन आपको लगा कि मेरे को रिवीजन करने की जरूरत है, मेरे को चेंज करने की जरूरत है, उस दिन आप किसके पास जाओगे? ट्राइब्यूनल के पास। कितने दिन के अंदर? लॉ ने कहा सर चेंज करना है, ये डिसाइड कैसे होगा? एसआर। उसके पहले सर अगर एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज करना है, ये डिसीजन इन द फर्स्ट प्लेस लेंगे कैसे? बियर से। जब बियर पास हुआ उसके 14 डेज के अंदर अंदर आप क्या करोगे? NCLT 1 फॉर्म लोगे। क्या फॉर्म लोगे? NCLT 1 फॉर्म। सर ये NCLT में NLLT दिख रहा है, NCCT भी दिख रहा है, पर तुम समझ गए ना NCLT। सर NCLT म्हणजे नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। आप NCLT 1 फॉर्म लेकर के जाओगे NCLT के पास, ट्राइब्यूनल। सर ट्राइब्यूनल और NCLT में कोई फर्क है? स्पेलिंग का मत बोलना, बहुत मारूंगा। कोई फर्क है दोनों में? कोई फर्क नहीं है सर। NCLT को ही प्यार से हम क्या बोलते हैं? ट्राइब्यूनल बोलते हैं। कौन लिख के दिया भाई? हो गया सुनो मेरी बात। देखो मैं तुम लोग मस्ती कर लिया, पर अभी मस्ती इतना ज्यादा मत करो, थोड़ा कम मस्ती करो, नहीं तो क्या भेज जाएंगे हम लोग। सर सुनो क्या लिखा है? 14 डेज NCLT 1। अभी से एक ट्रेंड शुरू कर देते, एक सेक्शन करेंगे, उसके बाद एक सेक्शन और करेंगे, फिर उसके बाद एक सेक्शन और करेंगे। यही ट्रेंड रहेगा। तुमको क्या लगा? एक सेक्शन एक गाना 129 में 5 मिनट का था नहीं, 5 मिनट का गाना बजवा दोगे तुम। बोलो सर छोटे छोटे सेक्शन कर लेते हैं 2 मिनट वाले। सर ये समझे क्या तुम क्या बोला मैंने? आप NCLT 1 लेके 14 डेज के अंदर ट्राइब्यूनल के पास जाओगे, ट्राइब्यूनल को बोलोगे ट्राइब्यूनल सुनना मेरे को क्या करने का है, मेरे को रिवीजन करने का है। सर मेरे को थोड़ा इमेजिन करके बोलो, ट्राइब्यूनल यहाँ पे खड़ा हुआ है, मैं गया, मैं बोला मेरे को रिवीजन करने का है। भाई तू कौन है? तेरी कंपनी क्या है? क्या रिवाइज करेगा? कौन से साल का करेगा? क्यों करेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, तेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 साल पहले का रिवीजन हो रहा है। ट्राइब्यूनल बोलेगा तेरा ऑडिटर क्या कर रहा था? अरे हाँ ना, ऑडिटर के होते हुए रिवीजन की जरूरत क्या पड़ी? तेरा डायरेक्टर क्या कर रहा था? रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसा नहीं कि तुम गए बोले हाँ तेरी मर्जी, जो करना है तेरे को कर। ऐसा नहीं होने वाला। ट्राइब्यूनल पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगा कि ये रिवीजन के आड़ में, रिवीजन के नाम पे कोई फ्रॉड तो नहीं छुपा रहे। कैसे सर? मान लो मैंने 2 साल पहले क्या किया, 3 साल पहले क्या किया, मैंने अपना रेवेन्यू थोड़ा कम दिखा दिया। मैंने क्यों दिखाया? मैंने बोला कम दिखा देंगे, टैक्स कम भरेंगे, चल जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर बाद में मेरे को पता चला यार हमारे इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों पे क्या पड़ रहा है? ऑडिट हो रहा है, इनकम टैक्स का ऑडिट आ रहा है। तो मैंने बोला यार ऐसे तो मैं छुपा नहीं सकता। तो मैंने बोला अब क्या करते हैं, बाहर वाले आके अपनी बैंड बजाएं, अपने पे पेनल्टी मारे, उससे अच्छा अपन क्या कर देते, चुपचाप रिवीजन कर देते। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाके अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोलूंगा और रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करूंगा। पर सर प्रॉब्लम ये है कि तेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन चुका है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुका है, ऑडिट हो चुका है, सारी चीजें शेयर होल्डर के पास जनरल मीटिंग में रखी जा चुकी है, वो लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, सारा कहानी क्लोज हो चुका है। अब तू बोल रहा है रिवाइज करूंगा। क्या बोल रहा है? रिवाइज करूंगा। इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। क्योंकि सर हमको पता है अगर आप यू कैजुअली अलाउ कर दो तो भैया लोग इसको मिसयूज करेंगे। तो लॉ ने बोला ट्राइब्यूनल के पास जा। कौन से फॉर्म में? NCLT 1 में। और सिर्फ खाली हाथ मत जाना, तू उनके लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन लेके जाना। क्या क्या इंफॉर्मेशन सर? इसके नीचे लिखो। पहला फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, कौन से फाइनेंशियल ईयर का तेरे को रिवीजन करना है। दूसरा नेम एंड डिटेल बताओ बड़े लोगों का। बड़े लोग कौन सर? MD, CFO, CS, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल। क्या बोला मैंने? MD, CFO। सर ये MD, CFO तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमको पता है। CS क्यों आ गया सर? क्योंकि ये सेक्शन सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नहीं है, बोर्ड रिपोर्ट का भी है। बोर्ड रिपोर्ट में कंप्लायंस का काम किसका होता है? CS का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में CS का कोई काम नहीं है, पर बोर्ड रिपोर्ट में है। उसके अलावा बाकी डायरेक्टर्स और जो भी ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल है, हमको सबका नाम और डिटेल चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सर आपके ऑडिटर का नाम बताना पड़ेगा भैया। नेक्स्ट बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी, जो बोर्ड रेजोल्यूशन आपने पास किया जिसमें आपने बोला कि मेरे को चेंजेस करने हैं। सर नेक्स्ट ग्राउंड्स। ग्राउंड्स मतलब कौन से दम पे, कौन से ग्राउंड्स पे तुम ये रिवीजन मांग रहे हो। और लास्ट में
सर एक चीज डिस्क्लोज करना, क्या डिस्क्लोज करोगे कि भैया मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर और ऑडिटर हैव दे चेंज्ड? क्या आपकी कंपनी के डायरेक्टर और ऑडिटर में चेंजेस हुए, मेजर चेंजेस हुए? कैसे मतलब सर? सर मान लो ए बी सी, ये 3 डायरेक्टर थे कंपनी के। कौन? ए बी सी। ये तीनों मिलकर के फ्रॉड कर रहे थे कंपनी में। अब क्या हुआ, अचानक से कंपनी के शेयर होल्डर्स ने ए बी सी को निकाल दिया और डी ई एफ को लाया। जब डी ई एफ आए तो उन्होंने थोड़ा बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे ध्यान दिया तो उनको समझ आया यार ये तो सब चूना लगा के गए हैं, सारा फ्रॉड किए पड़े थे। तो ये ट्राइब्यूनल को समझना चाहिए कि ये चेंज जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज करने की बात कर रहे हो, ये ट्रिगर कहां से हो रहा है? क्या ये डायरेक्टर के चेंज होने की वजह से हुआ है, ऑडिटर के चेंज होने की वजह से, कोई जेन्युइन मिस्टेक है, क्या हुआ है? वो समझने के लिए ये सारी चीजें आपको ट्राइब्यूनल को बतानी पड़ेगी। सर ये सारी चीजें ना याद नहीं रख सकते, बस ये एक फील है कि आप सोचो मैं ऑडिटर के पास, मैं ट्राइब्यूनल के पास गया और मैंने बोला मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज करना है, तो वो क्या पूछेगा? भैया कौन से साल का तूने बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लिया, क्या तेरा ग्राउंड्स क्या है रिवीजन का? उसके अलावा तू मेरे को बता ऑडिटर कौन था तेरे सारे पर्सन रिस्पॉन्सिबल का नाम बता, और ये बता मेजॉरिटी लोग चेंज हुए हैं क्या? तब जाके ट्राइब्यूनल को एक कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि भाई ये लोग चेंज करवाने क्यों आए हैं, जेन्युइन एरर है कि नहीं है। सर ये सब आप कौन से फॉर्म में लेके गए? एनसीएलटी 1 में। सर जब आप ये साथ